जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वैसे तो बहुत सरल होते हैं, लेकिन यदि समझ में ना आए तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, इसको कैसे याद करें। इतने सारे वर्ण हैं, स्वर हैं, व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है, इन सब का उच्चारण स्थान कैसे याद किया जाए। तो आइए इसको समझने की एक बहुत ही सरल सी एक ट्रिक है, उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो उच्चारण स्थान है, इनके सूत्र हैं। सूत्रों को समझ लीजिए, 2-4 बार उनको रिवाइज कर लीजिए, तो समझिए कि आपका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है? तो आइए ज़रा समझते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। मतलब अ, और आ ये दोनों आ जाएंगे। कु माने कवर्ग के वर्ण, ह माने ह, और विसर्ज माने मतलब यहाँ पर विसर्ग है ना। तो अ, कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ माने गला। अब एक बार इनको बोल कर देखिए, जैसे अ, आ, है ना। और कवर्ग के उच्चारण क, ख, ग, घ, ग, है ना। और विसर्ग ह, है ना, और अह। तो जब हम विसर्ग या फिर कवर्ग के वर्ण या अ या आ का उच्चारण जब हम करते हैं, तो ध्वनि कहाँ से आती है? कंठ से। ठीक है? चलिए अगला सूत्र देखते हैं इसका। इचु यशानाम तालुहु। मतलब देखिए, ई माने, ई जो वर्ण है, ई और ई मतलब दीर्घ वर्ण, इसका ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। फिर है चू माने, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका चवर्ग के वर्ण आ जाएंगे। य और श मतलब ई, चवर्ग, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। इनका उच्चारण स्थान है तालु। मतलब ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब जब हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तब हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। एक बार करके देखते हैं। ई, ई तो हमारी जीभ के जो दोनों किनारे हैं वो ऊपर वाले तालु को स्पर्श कर रहे हैं। ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श, तो ये हमारी जीभ जो है वो ऊपर तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। मतलब री, टवर्ग, र और श, षटकोण वाला श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा किसको कहते हैं? जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मूर्धा। उसकी सहायता से किस किस का उच्चारण होता है? री का होता है, टवर्ग का होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, और र का होता है और श का होता है। जरा उच्चारण करके देखें। री, ट, ठ, ड, ढ, ण और र, श। तो यहाँ पर हमारी मूर्धा जब हमारे ऊपर के तालु को स्पर्श करती है तो वहां पर क्या होता है? हमारे ऋतु रसाणा मूर्धा मतलब री और टवर्ग, र और शा का उच्चारण होता है। ठीक है? फिर आता है ऋतु लसानाम दंताहा। मतलब लृ, तवर्ग, ल और स, इन वर्णों का उच्चारण किससे होता है? दांतों की सहायता से होता है। ठीक है? जरा उच्चारण करके देख लेते हैं। लृ, 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 है ना। और तवर्ग त, थ, द, ध, न, क्या होता है? हमारी जीभ दांतों के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, दांतों के पीछे वाले हिस्से को हल्का सा ऊपर से, है ना। और ल, स, तो ये कहाँ पर बोले, कैसे बोले जाते हैं ये वर्ड? दांतों की सहायता से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंताहा माने दांत। ठीक है? फिर अगला सूत्र क्या है? उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। मतलब उ, ऊ और पवर्ग, इन दोनों का उच्चारण मतलब उ, ऊ
छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और साथ में प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ और म। इनका उच्चारण हम होठों की सहायता से ही कर सकते हैं। यदि हम होठों की सहायता ना लेना चाहें तो हम किसका ऊ और प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। जरा एक बार बोल के देखें। ऊ मतलब जब हम अपने होठों को गोल करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है? ऊ, है ना? और प वर्ग प, फ, ब, भ, म, मतलब जब हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं और अंदर से वायु बाहर आती है तब प वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठौ, दोनों होंठ। ठीक है, अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम, देखिए इन वर्णों को समझिए, यम, गण और न, मतलब यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पंचम वर्ण है ये क्या है? हमारे यम गणना नाम मतलब अनुस्वार वर्ण है। ठीक है, और इनका उच्चारण कैसे होता है? नाक की सहायता से होता है। किसी भी वर्ग के जो हमारे पांचवे वर्ण है, पांचवा जो वर्ण है उसका उच्चारण हम बिना नाक की सहायता के नहीं कर सकते। मतलब इनको इसलिए नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है या अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। किसकी सहायता से उच्चारण होता है इनका? नासिका की सहायता से। साथ ही साथ क्या होता है? अनुस्वार और अनुनासिक जो हमारे वर्ण होते हैं उनका उच्चारण भी हम नाक की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, ए दईतौहु कंठ तालुहु, अर्थात ए और अय, ए अय, ए अय, इनका उच्चारण कैसे हुआ? कंठ और तालु की सहायता से। ए अय, है ना? तो इन दोनों का उच्चारण होता है हमारा कंठ, गले और तालु की सहायता से। ठीक है, ओ दौतौ कंठोष्ठम, मतलब ओ और औ, है ना? ओ और औ, ओ औ, ओ औ, इनका उच्चारण कैसे होगा? होंठों की और कंठ की सहायता से। तो इनको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठम। ठीक है, आगे वकारस्य दंतोष्ठम, मतलब जो हमारा व वर्ण होता है इसका उच्चारण दांत और होठों की सहायता से होता है। एक बार बोल के देखें। व, 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 मतलब जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं वो नीचे वाले होठ को स्पर्श करते हैं तब व की ध्वनि आती है। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये एक बार समझ में आ गए तो समझिएगा कि आपको व्याकरण का प्रारंभ बहुत अच्छे से समझ आ गया। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग याद करने की अपेक्षा आप ये जो सूत्र हैं इनको 2-4 बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 2-4 बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपने इनको याद कर लिया फिर आपको इन सब में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़कर अच्छे से याद कर लीजिए। आज हमने क्या किया फिर? आज हमने वर्णों के बारे में जाना, उनके सूत्र के बारे में जाना, कहाँ से उनका उच्चारण हो सकता है वह जाना, और साथ ही साथ स्वर, व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म इनके उच्चारण स्थान के बारे में जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।